जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग शाहजहां के शासनकाल में भारत में आए प्रमुख विदेशी नागरिकों के बारे में समझेंगे। देखिए, पेपर में यहाँ से प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से सिर्फ ये पूछा जाता है कि कौन सा यात्री किस देश से संबंधित था और किस शासक के शासनकाल में भारत में आया था। तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि शाहजहां के शासनकाल में जितने भी प्रमुख विदेशी यात्री आए थे सबकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला यात्री पीटर मुंडी। ये इतावली का मतलब इटली का यात्री था, जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। इसी प्रकार फ्रांसिस वर्नियर, ये फ्रांसीसी था, नाम से पता चल रहा है, ये पेशे से चिकित्सक था। निकोलाओ मनुची, यह इतावली मतलब इटली का यात्री था, जो दारा सिकों की सेना में तोपची था। मतलब प्रारंभ में ये तोपची होता है, परंतु बाद में चिकित्सक बन गया था। तो मनुची का नाम जरूर याद रखिएगा। जीन बैप्टिस्टे ट्रेवर्नियर, फ्रांसीसी यात्री, इसने भारत की 6 बार यात्रा की, है ना। तो देखिए, ये ट्रेवर्नियर ये भारत में 6 बार यात्रा करता है। यह पेशे से जौहरी था। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत का विवरण ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक में किया है। तो ये भी याद रखिएगा कि जो जीन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर है, ये 6 बार भारत आया था और ये फ्रांस का यात्री था, और इसने एक पुस्तक लिखा है ट्रेवल्स इन इंडिया, इसमें अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। आगे मेंडेसला, शाहजहां के शासनकाल में अल्प समय के लिए भारत आता है मेंडेसला। तो ये महत्वपूर्ण यात्री थे जो शाहजहां के शासनकाल में भारत में आते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पर कुछ नंबर देख पा रहे होंगे। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इनमें से किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर टीम के पेड कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, आप इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करने पर आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। दोस्तों, आगे कुछ पॉइंट दिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहला पॉइंट है, शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके समय में कला, साहित्य, शिक्षा क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ। साहित्य के क्षेत्र में शाहजहां के शासनकाल में विशेष उन्नति हुई। इस काल में फारसी भाषा में 2 शैलियां प्रचलित थी, प्रथम भारतीय फारसी शैली और दूसरी ईरानी फारसी शैली। तो शाहजहां का जो शासनकाल है, इसे मुगल काल का स्वर्ण काल कहते हैं, क्योंकि इसमें कला, साहित्य, शिक्षा हर क्षेत्र में पर्याप्त विकास होता है, और इसमें भारतीय फारसी शैली और ईरानी फारसी शैली का प्रयोग अत्यंत अधिक किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए ताजमहल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर शाहजहां का नाम है और इसमें ताजमहल का नाम ना है तो फिर भाई ये तो गजब हो जाएगा। यहाँ पर दिया ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान एवं मध्य एशिया के डिजाइनरों, इंजीनियरों एवं वास्तुकारों को एकत्र किया। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय दिखाई पड़ता है। ये जरूर याद रखिएगा। ताजमहल बनाया क्यों गया था, आपको पता होगा। ये अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसका कि नाम मुमताज होता है, मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाता है ना। तो देखिए, ताजमहल के डिजाइनर कौन है, ये नाम कई बार पूछा जाता है। तो एक नाम याद रखिएगा, मुंशी ईसा खां, या तो ये नाम देखने के लिए मिलता है, या तो अहमद लाहौरी। तो ईसा खां या फिर लाहौरी, ये 2 नाम में से कोई एक नाम मिलेगा जो ताजमहल का डिजाइनर होता है। इसके बाद दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। देखिए, जामा मस्जिद की बात करेंगे तो जामा मस्जिद दिल्ली में जो है इसे शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां द्वारा निर्मित इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, ताजमहल और लाल किला प्रमुख है। देखिए, काफ़ी अत्यंत अधिक यहाँ पे इसने निर्माण करवाया। एक बार फिर से देखिएगा, दीवाने आम ये शाहजहां ने बनवाया, दीवाने खास ये भी शाहजहां ने बनवाया, शीश महल ये भी शाहजहां ने निर्मित करवाया, मोती महल मस्जिद हो गया, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद सब शाहजहां के द्वारा निर्मित कराए गए। इसमें ताजमहल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसे विश्व का 7वां अजूबा भी माना जाता है।
और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया अकबर के फतेहपुर सिकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना की तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। देखिए जैसे अकबर ने फतेहपुर सीकरी में मतलब शहर बसाया था, वैसे दिल्ली में शाहजहानाबाद कौन बसाता है? ये बसाता है शाहजहां। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। जो लाल किला है ये मुख्य रूप से शाहजहानाबाद में है ना। ये लाल किला काफी प्रसिद्ध है। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा और दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। यह सुंदरता और शोभा में अनोखा है। देखिए जो लाल किला है इसका जो पश्चिमी दरवाजा इसे लाहौरी दरवाजा कहते हैं और जो दक्षिणी दरवाजा इसे दिल्ली दरवाजा की संज्ञा दी गई है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उपनिषदों की फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शाहजादे दारा सिको ने सिर्र अकबर शीर्षक के तहत किया था। जो भी उपनिषद है इनका फारसी अनुवाद किया गया है शाहजादे दारा सिको द्वारा। इसने सिर्र ए अकबर नाम से इसका अनुवाद किया है। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया। दारा सिको को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेन पोल ने लघु अकबर की संज्ञा दी है। तो दारा सिको इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया लघु अकबर। ये लेन पोल ने कहा है, ये भी आपको याद रखना है। यही नहीं, शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। मज्म उल बहरीन दारा की मूल रचना है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है शाहजहां के 4 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र होता है दारा सिको। सर्वाधिक सुशिक्षित था, अध्येता था और लेखक था। दारा सिको की हत्या औरंगजेब के द्वारा कर दी जाती, अभी आगे हम लोग देखेंगे। उसने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया एवं उपनिषदों, योग वशिष्ठ, भगवत गीता आदि हिंदू ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद भी कराया था इसने। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा आरंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया। तो सिजदा मतलब शासक के सामने सिर झुकाना, ये शाहजहां ने समाप्त कर दिया। 1636 से 37 ईस्वी में सिजदा प्रथा का अंत कर दिया गया। जमीन बोस प्रथा भी खत्म कर दी गई और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही कर दी गई। देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है। सिजदा का मतलब है सिर झुका करके सलाम करना। जमीन बोस मतलब जमीन पर लेट करके शासक को प्रणाम करना। पैबोस मतलब शासक के पैर चूमना, ये सब समाप्त कर दिया। अब पगड़ी में बादशाह की तस्वीर लगाना, ये भी बंद कर दिया गया। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत में मध्यकालीन इतिहास के स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। तथापि यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। एल्फिंस्टन ने शाहजहां के काल के बारे में लिखा है कि शाहजहां का काल भारतीय इतिहास में सर्वाधिक समृद्धि का काल था। मतलब जितने भी इतिहासकार हैं सबने शाहजहां की तारीफ की है। भारतीय फारसी शैली का उत्कृष्ट प्रवर्तक अबुल फजल था। इस शैली के विद्वानों में अबुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद वारिस, चंद्रभान ब्राह्मण इत्यादि शामिल थे। जो भारतीय फारसी शैली है इसका जो प्रवर्तक मतलब सबसे अच्छा जानकार था अबुल फजल था। इसके अतिरिक्त देखिए लाहौरी हो गए, वारिस हो गए, चंद्रभान हो गए, ये सब इसमें शामिल थे। ईरानी फारसी शैली का इस समय काफी बोलबाला था। शाहजहां ने ईरानी फारसी पद्य शैली में कवि कलीम को राज कवि की भी नियुक्त किया था। कलीम के अतिरिक्त फारसी कवियों में सईदाई, गिलानी, कुदसी, मीर मोहम्मद कासी, सायगा, सलीम मसीह, रफ़ी, फारूक मुनीर, सोदा, चंद भ्रंश ब्राह्मण, हाजिक, दिलेरी इत्यादि शामिल थे। और आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक और पॉइंट दिया यहाँ पे। कविंद्राचार्य शाहजहां के आश्रित कवि थे। इनकी भाषा में ब्रज एवं अवधि का अनुपम समन्वय है। कविंद्र कल्पलता उन्होंने शाहजहां की प्रशस्ति में प्रणीत की थी। सरस्वती उपाधि धारक यह विद्वान संस्कृत का मर्मज्ञ था। इसने बादशाह से निवेदन कर तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिया था। तो तीर्थ यात्रा कर शाहजहां ने समाप्त किया है ना, किसके निवेदन पे? कविंद्राचार्य के निवेदन पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा कोहिनूर हीरा का इतिहास दिया गया, इसके बारे में भी समझते हैं, है ना। माउंटेन ऑफ लाइट, इस हीरे का मूल्य सारे संसार के दैनिक व्यय का आधा था। मतलब पूरे संसार में जितना रोज का व्यय होता था उसका आधा कोहिनूर हीरा था। यह हीरा वारंगल की गोलकुंडा खान से निकला था। खफी खां के अनुसार तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव ने यह हीरा काफूर को दिया, जिसने अलाउद्दीन खिलजी को और उसने मुबारक खिलजी को सौंप दिया। यह कोहिनूर का पहला साक्ष्य था। और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर दिया दूसरा उल्लेख 1526 ईस्वी में मिलता है, जब हुमायूं ने आगरा में रुके ग्वालियर के विक्रमजीत के परिवार को कोहिनूर प्राप्त कर बाबर को दे दिया था, जिसे बाबर ने पुनः उसे दे दिया। आगे शाहजहां ने मीर जुमला को कोहिनूर हीरा दिया, जिसे उसने मयूर सिंहासन में लगवाया था। तो यहाँ पे इसीलिए जिक्र किया गया क्योंकि मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा किसने लगवाया था? देखिए यहाँ पे बताया जा रहा मीर जुमला, है ना, इसने लगवाया था।
1739 ईस्वी में नादिर शाह मयूर सिंहासन ईरान लेता गया, वहीं इसे कोहिनूर नाम मिला था। तो मयूर सिंहासन को ईरान लेके चला गया, कोहिनूर हीरा वही नाम पड़ा। 1813 ईस्वी में रणजीत सिंह को विस्थापित कर अफगान शासक शाह सुजा ने लाहौर में कोहिनूर हीरा भेंट किया। मार्च 1849 ईस्वी में अंग्रेजों का पंजाब पर अधिकार हो गया। अंतिम शासक दलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा इंग्लैंड की महारानी को दे दिया। मतलब जो अंतिम में कोहिनूर हीरा का इतिहास है ये महारानी विक्टोरिया को दिया गया। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे औरंगजेब आलमगीर की शुरुआत होगी, तो अगली क्लास से हम लोग औरंगजेब के बारे में चर्चा करना शुरू करेंगे। औरंगजेब मुगल सत्ता का अंतिम प्रतापी शासक होता है। इसके बाद मुगल सत्ता पतन की ओर होगी। देखिए 1707 में जब इसकी मृत्यु होती है, इसकी मृत्यु के बाद मुगल सत्ता धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और 1857 में एक ये मुगल सत्ता या जो बादशाह का पद है ये एकदम से समाप्त कर दिया जाता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करना प्रारंभ करती है। तो इसकी बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे। पढ़ेंगे हम लोग औरंगजेब आलमगीर को। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।